क्या आंसर राइटिंग एक आर्ट है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। क्या उत्तर लेखन बहुत मतलब कुछ भी है, कोई भी आया उठाया पीस ऑफ पेपर उठाया लिख दिया, क्या ऐसे लिख देना हमारा काम होगा या वाकई में आर्ट है? आर्ट का मतलब स्पेशल जो है चीज है, एक स्पेशल एक विद्या है जिसको हमें सीखने की प्रयास करने चाहिए। क्या आंसर राइटिंग एक आर्ट है? या आंसर राइटिंग कोई भी कर सकता, उठाया और वो पैसेज लिखने शुरू कर दिए, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई उसको जो कागज पे गोज दिया। यह एक ये बहुत ही खास तरह से डिलीवर की जाने वाली चीज है। मैं आज इसके बारे में बात करने जाऊंगा, ये आर्ट या आर्किटेक्चर है या नहीं है, यह भी जानना आपको बहुत आसानी हो, क्योंकि अगर यह आर्ट है तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है स्किल। और स्किल कैसे आती है? स्किल आती है प्रैक्टिस से। किस तरह की प्रैक्टिस, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर ये आर्ट है तो आर्ट का मतलब हो गया स्किल, स्किल का मतलब हो गया प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब हो गया गाइडेड प्रैक्टिस, यानी निर्देशन में अभ्यास किया जाना। अभ्यास करना एक अलग चीज होती है और निर्देशन में अभ्यास करना यानी उसको बताया जाना कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो किया जाएगा, इस तरह से ये फॉलो किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर पाओगे? सीख पाओगे। लेट्स स्टार्ट इट। हम जो है इसके बारे में शुरू करते हैं। राइट, तो अब हम लोग बात करेंगे नंबर 1 इमेजिनेशन ब्लॉक्स। अगर ये आर्ट है तो आर्ट कैसे बनाया जाता है? आप किसी चित्रकार को देखिए, ध्यान से मेरी बात को गहराई से समझिएगा। आप किसी चित्रकार को देखिए, चित्र बोले सर एक अच्छा सा जो है आप चित्र बनाइए, तो पहले वो सोचता है कि मुझे एक्चुअली फिगर क्या बनाना है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि बस वो कुछ भी गोजबाज देगा, ऐसे जो है वो ऐसे जो है वो ऐसे बना देगा। बोले कि सर क्या ये जलेबी है? बोले नहीं, ये जीवन की उलझने हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न आर्ट नहीं है। वो क्या करता है? वो पहले इमेजिनेशन करता है कि मुझे क्या बनाना है, फिर उस इमेजिनेशन को ब्लॉक बाय ब्लॉक, कहां पर पहाड़ बनाने हैं, कहां पर नदियां बनानी है, कहां पर मुझे कौन सा जो है वो एंगल रखना है, वो सब क्या क्या करता है? उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक यानी टुकड़े बाय टुकड़े उसको जोड़ता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले वो जो कुछ करना चाहता है उसकी कल्पना करता है, फिर उनको खंडों में तोड़कर उनको बनाता है। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन के अनुसार उन खंडों को रखने की कोशिश करता है। ये पर्वत का खंड है, ये नदी है, ये फलाना चीज है। उसके बाद जो खंड है उनको वो एक क्या देता है? एक रूपरेखा देता है, स्केच करता है। रूपरेखा देने के पश्चात उसमें कलर यानी उसमें रंग भरता है, और फिर जाकर जो है वो क्या तैयार होता है? एक आर्ट तैयार होती है। क्लियर? ये चित्र बनाने का तरीका है। ठीक है, तो अगर आंसर राइटिंग एक आर्ट है तो ये इसको स्किल की तरह सीखा जा सकता है। वी नीड गाइडेड प्रैक्टिस। और इसका मतलब आर्टिस्ट जो होता है, अगर आप में से कोई चित्र बनाता होगा या आप में से कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, आप हो सकता है जो मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करें, जब इसको आप देखते होंगे तो चित्र इसी तरह बनाया जाता है या नहीं बताया जाता? आप मुझे बताएं। हाँ, चित्र इसी तरह बनाया जाता है, या डायरेक्टली ऐसे कुछ भी ऐसे जो है वो ऐसे ऐसे दोनों हाथ से, जैसे वो क्या नाम है वेलकम में मजनू भाई जो है वो जो गधे के ऊपर घोड़ा बैठा हुआ जो बनाए थे, उस तरह तो नहीं बनाया जाता ना। या पहले उसकी इमेजिनेशन की जाती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। राइट, तो ऐसे ही बनाते हो ना। तो अगर आंसर राइटिंग एक आर्ट है तो हमें उसको सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप उठाना पड़ेगा। राइट, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और यहां पर हम जो पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, जो हम लिखते हैं, वो उसको कई टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है कि आपने जिंदगी में कभी एक पेंटिंग नहीं बनाई हो, अचानक से आप पेंट उठाए और अब देश की जो है मोनालिसा दूसरी ड्रॉ कर दें? इज इट पॉसिबल? ना आपके कलर आपसे बनेंगे। स्केच बनाने जाओगे, किसी का फेस बनाने जाओगे, वो जानवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाक सूंड में कन्वर्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा इंसान है कि हाथी है। मॉडर्न आर्ट का एक नया रूप लेकर चले जाओगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? डेफिनेटली वहां पर आपको, जब आप कोई आर्ट बनाने जाते हो, कोई भी चीज करते हो, पीस बाय पीस उसको तैयार करते हो, स्किल धीरे धीरे लेकर आते हो, हाथ आपके सधते हैं। जब आर्टिस्ट होता है, अगर आप में से किसी ने आर्ट किया होगा तो धीरे धीरे वो क्या होता है? हाथ प्रैक्टिस करते करते सधने शुरू हो जाते हैं। ब्रश कैसे? शुरुआत में जब आप ब्रश चलाते हो तो इधर मार दिया, उधर मार दिया, स्केच मार दिया, कहीं लाइन इधर चली गई, उधर चली गई। पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपके हाथ जो होते क्या होते? सधते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ब्रेन और हाथ का सिंक्रोनाइजेशन हो गया। जैसे जैसे इमेजिनेशन तैयार हो रही है, हाथ उसी तरह उसको डिलीवर करता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइंस है। तो अगर मुझे आंसर लिखना है, एक पीस ऑफ पेपर लिखना है, तो मुझे धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके लेकर आना होगा। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है वो लगातार ब्रश अप करते रहना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में नेवर एवर जंप टू द पैराग्राफ। मैं हमेशा जो ये पैराग्राफ राइटिंग करते हो, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो, आपको लगता होगा कि टीचर ने आज ज्योग्राफी पढ़ा दिया, आज पृथ्वी के बारे में पढ़ा दिया, उसको एज इट इज लिख दिया, ये आंसर राइटिंग है। ये गोबर है, आंसर राइटिंग नहीं है।
ठीक है, जैसे जो है भैंस या गाय कहीं जो है गोबर गिरा चली जाती है, वैसे आपने अपने दिमाग का गोबर उस कॉपी पे उठाकर छोप दिया, रख दिया वहां पर कि भैया लो इसके उपले बना के दीवार पे चिपका दो। नहीं, जो पीस ऑफ राइटिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, वो अपना क्या काम करती है, वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो अगर मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो याद रखिएगा आज से स्टेप बाय स्टेप, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम, बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप एंड बिट बाय बिट। तो ये जो है हमारा सेगमेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से आंसर राइटिंग में कभी भी पैराग्राफ्स पे डायरेक्टली जंप करते हो तो छोड़ दो। अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हो, हमेशा एक एक स्टेप सीखते चलना है, और जैसे हम आर्ट को डिलीवर करते हैं वैसे हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी अपने साथ लेकर चलना है। कैसे चलना होता है? आंसर राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं? अगर मैं आंसर राइटिंग को आर्ट मान, ये आप तय करोगे। आंसर राइटिंग को अगर आर्ट मानते हो तो आपको तय करना पड़ेगा, राइट? आंसर राइटिंग को अगर आर्ट मानते हो तो आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आंसर राइटिंग आर्ट है या सिर्फ ये गोबर है जो मुझे अपने दिमाग के अंदर जो भी जैसे भी है, ठीक है, अकबर को बाद में पैदा कर लेंगे, पहले उसके युद्ध के बारे में बता दे, या युद्ध के बारे में बाद में बता लेंगे, पहले हम उसकी कहानी बना ले, झांसी की रानी जो है वो तलवार पहले नचा ले, तो अपने दिमाग का गोबर है या अगर वो आर्ट है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने पूछा, आप तय करेंगे। जैसा आप तय करेंगे, आप जो आज चॉइस करेंगे, ठीक है, हमारा जीवन हमारी चॉइसेस की परिणति होता है। कई बार आपको बता चुका हूं, हम जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं उसी से हमारा जीवन तय होता है। मुझे सुबह उठना है या देर तक सोना है, मुझे मस्ती करनी है, वेब सीरीज देखनी है, मुझे अपना चैप्टर पढ़ना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है या ढेर सारा जो है वो ब्रेड बटर खा के डकारे लेनी है। हम जो चॉइस करेंगे हमें रिजल्ट वैसा मिलेगा। हम कहते हैं वाओ सिक्स पैक एब्स, लेकिन जब वो पेन उठाता है, वो क्रंचेस मारता है, तब हमें उसके बारे में, हम बर्गर खा के वाओ करते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, बर्गर मुंह में ठूस लेते, बोलते यार भाई तेरा इस तरह के सिक्स पैक ऐप बनाएगा। सिक्स पैक के चक्कर में फैमिली पैक बन जाता है। तो वहां पर आपको तय करना है, जो आप तय करोगे आज, जो आप डिसीजन लोगे उसी हिसाब से आपकी दिशा तय होगी कि गोबर करना है या आंसर करना है। बढ़िया, ठीक है, ये आप तय करोगे आज से। तो अगर आपको तय करना है तो दीज आर द स्टेप्स। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, मैं ओवरव्यू ले रहा हूं, धीरे धीरे इसको मैं आपको और इसके बारे में बताता चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है जनरेट थॉट्स, यानी आप विचारों की उत्पत्ति किस प्रकार कर पाते हैं। विचारों की उत्पत्ति, उत्तर क्या है? उत्तर जो है वो बेसिकली किसी चीज पर, आईएएस में जो भी आंसर लिखना होता है स्टेट एग्जाम में, वो भारत के चाहे अर्थव्यवस्था हो, भारत की विदेश नीति हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा हो, भारत का प्राचीन इतिहास हो, आर्ट एंड कल्चर हो, पर्यावरण हो, वो मुद्दे जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे विश्व को जो है क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उन पर वो आपसे विचार ही तो पूछ रहा है। और क्या है? विचारों को सीधे सीधे आपकी जानकारी, क्या आप जानकार हैं, यह पूछ रहा है। अगर जानकार है तो उसके वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ रहा है, आपकी अपनी राय पूछ रहा है, जो विचार उपलब्ध हैं, पहले से उपलब्ध हैं, उनकी आलोचना करने, क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो आखिर पूरा खेल विचारों का ही तो है। तो सवाल है कि उस केंद्रीय वस्तु यानी उस सेंट्रल इमेज के बारे में आपके विचार क्या हैं। तो पहला स्टेप होता है विचारों की उत्पत्ति, राइट। अब आप सोचेंगे सर कहां से आएगा, इसका भी आर्ट है, दिस इज ऑल्सो आर्ट। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को हम सेट करते हैं, अपने विचारों को, होते हैं हमेशा विचार, लेकिन लिंक नहीं कर पाते हम उसको। दूसरा होता है कलेक्ट द थॉट्स, विचारों का संग्रहण। मेरे काम का डलिया लेके घूम रहे दिमाग में, ठीक है। अब बागीचे के सारे आम थोड़े बटोर ले जाओगे, जितने आम तुम्हें चाहिए उतने बटोरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टोकरी आंसर राइटिंग के लिए वो तुम्हें 150 वर्ड या 200 वर्ड दे रहे हैं, टोकरी सीमित कर दी। तो आप अपने अच्छे अच्छे आम चुन लो और अच्छे अच्छे आम चुनकर अपनी टोकरी में रख लो। यही होता है कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इसको हम लोग विचारों का संग्रहण करते हैं। अब पता चला 40,000 विचार तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, 15 बातें घूम रही हैं, तुम बड़ी देर तक सोचते रहे, अच्छा एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हम यही सोचते रह गए। अब पता चला जो टाइम था वो क्या हो गया, निकल गया। बोले अरे जल्दी करो, फिर पता चला आंसर लिखने के बजाय खाली हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत हो जाती है। आपको सही समय पर विचारों का संग्रहण, कि मेरे काम के विचार कौन से, मेरे काम का आइडिया कौन सा है, मुझे उस आइडिया को क्या करना है, कलेक्ट कर लेना, अपनी टोकरी में उसको डाल देना है। जैसे जो बेस्ट आम जो होते हैं, बेहतरीन, जैसे मान लो कोई फल या कोई आम आपने चुना है तो उसके दाम आपको ज्यादा मिलते हैं। अच्छे आम अच्छा दाम,
सड़े आम लेके आओगे तो ग्राहक कहेगा चलो हटा, सड़ा सड़ा बेच रहा, भैया आधे दाम पे लगा लो। तो भैया तुम्हारा जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारा जो एग्जाम ले रहा है, परीक्षक जो है, जो यूपीएससी कॉपी चेक कर रहा है, वो आम खरीदने वाला खरीदार ही तो है। अच्छे आम उसको अपनी टोकरी में, टोकरी का मतलब तुम्हारी कॉपी और आम का मतलब तुम्हारे थॉट्स। तो भैया सीधी सी बात है, तुम भी जब खरीदने जाते हो तो कहते हो भाई आज जरा सबसे सड़े वाले आम दिखाना, मुंह मांगी दाम दूंगा। ऐसा कभी तुमने कहा है आज तक? किसी दुकान पे बोले भैया सड़े से सड़ा, कीड़े उसमें से निकल रहे, वो वाला आम देना भाई साहब, आज मजा आ जाएगा, टेस्ट आना चाहिए भाई को। कभी नहीं कहते हो हाँ आम अच्छा होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। क्लियर है? तो वहां पर भी तुम्हारा आंसर राइटिंग प्रोसेस भी सेम यही होता है। तुम्हारी कॉपी तुम्हारी टोकरी है, अब उस सीमित जगह पे तुम कितने चुने हुए विचार रख सकते हो, बेहतरीन विचार रख सकते हो, तुम्हारा ग्राहक यानी एग्जामिनर तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स यानी पैसे देकर जाएगा। मेरी बात पहुंच गई अगर तुम तक, तो तुम समझ चुके होगे कि आंसर राइटिंग कितनी डेप्थ की बात है। राइट? पहुंच रही है? इसके बाद तीसरा होता है अरेंज द थॉट। कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन तुमने देखा होगा कुछ लोग जब कभी किसी दुकान पे जाते हो, टोकरी बढ़िया आम वाम वाली, जो जैसे शादी वादी में जो गिफ्ट दिया जाता है, तुमने देखा होगा टोकरी में बड़े सुंदर से सजा के रखते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो थाली आती है, ऐसा नहीं कि थाली सोने से बनी हुई है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा बड़े सजा वजा के जो है वो कटोरियां लगाई जाती हैं, बड़े सजा कर जो है वो खाने पीने की चीजें लगाई जाती है, सलाद, रायता, फलाना ढिकाना। ऐसा थोड़े ना होता है कि एक दूसरे के ऊपर गोबर रखते चले जाए, बोले ये लो चावल, ये लो दाल, उसके ऊपर अचार, ये लो रायता, और देखो रसगुल्ला भी हम उसी के ऊपर रख रहे हैं। तो जो है वो अचार के ऊपर रसगुल्ला भी रखते हैं, पता ही नहीं चल रहा किसका टेस्ट मीठा है किसका खट्टा। बोले सर ये आपने क्या किया? बोले सर आप ही ने तो कहा था, देखिए आपने दाल का ऑर्डर किया था, दाल दे दिया, चावल का ऑर्डर किया था, चावल दे दिया, अचार भी मैंने डाल दिया सर, रायता भी डाल दिया, रसगुल्ला भी डाल दिया। बोले डाल तो दिया, लेकिन मैं कैसे अलग करूं? तो एक्चुअली में आप कॉपी में क्या करते हैं? बोले सर मैंने आंसर तो लिख दिया, भूगोल के बारे में आपने पूछा था, भूगोल मैंने सारा बता दिया, लेकिन भैया तुमने कहां बताया है? तुमने निगेटिव थॉट पॉजिटिव था, अचार रसगुल्ला तुमने सारा एक साथ मिला लिया, पापड़ के ऊपर तुमने रायता रखा हुआ है, ना पापड़ का पता चल रहा है ना रायते का पता चल रहा है। तो भैया यहां पर भी ऐसे ही होता है, आपको उसको अरेंज करना आना चाहिए कि प्रॉपरली वो अरेंज होना चाहिए। और अरेंजमेंट के कई मेथड होते हैं, स्पाइडर डायग्राम, LWMI जिसपे मैं क्लास में नोट्स कराता हूं, और थॉट मैपिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम लोग TM प्रोसेस बोलते हैं। ये सारे मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे अगर अपने थॉट्स को आप क्या करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो। और फिर इसके बाद आता है एग्जीक्यूट द आंसर, यानी आपको निष्पादित करना पड़ेगा अपना उत्तर। आप इसका निष्पादन कैसे करेंगे? और निष्पादन जो होता है ऑन डिमांड होता है, ऑन डिमांड होता है। यूपीएससी में इसके बाद चुनौती आती है, वो कहेगा आलोचना करनी है तो आपको क्रिटिसिज्म करना है, वो कह रहा है समालोचना करनी है, वो कह रहा है मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है, वो कह रहा है अपना मत रखना है, यानी आपको सेल्फ इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, वो कह रहा है केवल वर्णन करना है, वो कहता है व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है। अब तुम क्या जानते हो? यहां तक तो तुम जानते हो, यहां वो डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे वर्णन करके दो, एक्सप्लेन करो इस बात को, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन पे जाना पड़ेगा। वो कह रहे नहीं मुझे इसकी समालोचना चाहिए, मुझे इसको क्रिटिकली जो है वो उसको क्रिटिसाइज्म चाहिए, तो आप उसको क्रिटिसिज्म भी करोगे। तो वो जो तुमसे डिमांड करेगा एग्जीक्यूट उसके हिसाब से, यानी पेन जो होगा अपने थॉट्स को अरेंज करने के बाद, जो तुम्हारा ग्राहक है, जो तुम्हारा एग्जामिनर है, उसकी डिमांड के हिसाब से आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। राइट? तो ये जो है ये होती है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। और इतने स्टेप्स के बाद फिर आप शुरू करते हो अपनी बात को लिखना। जब आप ये चीजें अरेंज कर लेते हो, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। टीचर और आपको लंबा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, आपको एक समर्पण चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है कि मुझे गोबर करना है या मुझे आर्ट के रूप में जाना है। तो आप पैसा किस आर्ट को देते हैं? जो बेहतरीन बनती है, जिसमें बहुत सफाई होती है, इसमें गहरी बात होती है, हम उसको, उस आर्ट को पैसा देते। 400-400 करोड़ में पेंटिंग बनती है। कभी देखा कि गाय किसी जो है वो कागज पे गोबर करके चली गई और आपने कहा वाह व्हाट अ पेंटिंग? कभी ऐसा कहा? नहीं कहा ना। तो यहां पर भी नहीं होगा कि कॉपी में तुम गोबर करके चले जाओ और वो तुम सोचो एग्जामिनर जो है देखेगा, बोलेगा वाह व्हाट अ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, तो ऐसे टांग के रखेगा तुम्हें आराम से 3-4 साल जो है एग्जाम देते रहना। सो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आज आपके कुछ मिथ तोड़े हैं कि अभी तो सर हमने शुरुआत की, अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं, दूसरे गोला से आए हो, ई गोला कभी हाथ पकड़ना है, किसी का हाथ पकड़ के ज्ञान लेना है, पीके हैं हम, तो फिर वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे करना है। राइट? यहां पर भी आपको डिसीजन लेने होंगे। इस सब मेथड्स के बाद तब जाकर आपकी आंसर राइटिंग का फ्रेम तैयार होता है।
और मैं इसीलिए कभी भी पैराग्राफ में अपने स्टूडेंट को साथ लेकर नहीं आता हूं। बहुत लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी आंसर राइटिंग को लेकर। मैंने लास्ट ईयर मई में आंसर राइटिंग की जो है सेगमेंट शुरू किया था, बीच में व्यस्तता की वजह से मैं दोबारा इस तरह के सेगमेंट को लेकर नहीं आ पाया। बट अब बहुत से ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो पढ़ तो अच्छा रहे हैं लेकिन डिलीवरी उनकी अच्छी नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए मैंने जो है वो एक बैच, मेरी टीम ने मुझे बहुत फोर्स किया, बच्चों ने फोर्स किया, सो आई स्टार्टेड। हालांकि अभी बहुत व्यस्तता है लेकिन फिर भी लग रहा है कि अगर इस समय मैं आपको संभाल ले गया तो आपका जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी जो है आउटपुट निकाल पाएंगे। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस इंडियाज मोस्ट डिमांडिंग बैच आंसर राइटिंग। लास्ट ईयर बहुत से बच्चे मेरे साथ इसके साथ जुड़े और लास्ट मई जून में जो हमने शुरू किया था उसके बहुत अच्छे आउटकम निकले, बहुत मजा आया उसमें। तो दोबारा जो है मैं उसको लेकर आ रहा हूं, आंसर राइटिंग का एक बैच पूरा जो एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, क्योंकि ओपन मंच पे इस तरह से लगातार एक सीक्वेंस में सिखाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसमें बहुत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, बहुत ज्यादा इनपुट होगी, बहुत नए इनोवेशन। लास्ट ईयर हमने अपनी कमियों को जांचा परखा कि हमें और क्या अच्छा करना चाहिए था, उस तरह की सारी टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट इस बार हम लेकर आए हैं। बहुत ही प्रिसाइज किया है इसको, बहुत ही मजेदार तरीके से बनाया है। तो अगर आज आपको समझ में आ गया होगा कि यार आंसर राइटिंग जो है वो मेरी जिंदगी का बेस है। हमने ये भी समझा कि आज के समय में 8-10 क्लास के लोग 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। हमारे बच्चों के पास इतना पैसा नहीं, मैं मानता हूं कि कोविड में उनको परेशानी है तो यार कहीं और लगाओ। ठीक है, तो हमने एक ऐसा मिनिमम कॉस्ट में जहां पर हम कॉस्ट को बियर कर सकें, राइट, और हम जहां पर जो है वो बच्चों की हेल्प कर सके, उसलिए हमने एक बैच को शुरू किया। आप भी जाएं और मार्केट में आप देखते हैं तो वहां पर एक आंसर का प्रैक्टिस कराते चले जाते हैं। ये थॉट मैपिंग, LWMI, स्पाइडर मैपिंग, प्रोसेस करना, थॉट्स को जनरेट करना, उसको सिंक्रोनाइज करना, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, राइट, कोई बात नहीं कर रहा है। और इसकी फीस 15-20 हजार रुपए रखते हैं, लेकिन बहुत ही कम जो है फीस में मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कम से कम सर्वर डाटा कॉस्ट ही मेरी निकल आए और मैं अपने बच्चों को वहां पर हेल्प कर सकूं। राइट दोस्तों, जुड़े रहिए, इसके बारे में और जानकारी लेते रहिए। मैं बहुत जल्दी ही ये बैच शुरू करने वाला हूं, राइट, और इसके साथ आप अगर जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत मजा आएगा। लेकिन आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे जाना है तो हमें समय देना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी सीखने वाली चीज नहीं है और इसके बिना आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, ये अभी हम देखते हैं 15-20 दिन के अंदर ये बैच शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बच्चों के शुरू हो गए हैं, बच्चों ने खुद ही एक्चुअली ये बैच मेरे स्टूडेंट के कहने पे मैंने शुरू किया है। राइट, ये बैच का जो शुरुआत करने वाला मेरे स्टूडेंट ही हैं, राइट, वो मैं नहीं हूं। मैं अभी भाग रहा था इस बैच से, मैं अभी थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लोड मेरे ऊपर अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने लगातार, ये उनके कहने पर ये बैच शुरू हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो हर जगह कोर्स करके देखा, लेकिन जैसा आपने आंसर राइटिंग कराया वो अभी तक किसी ने इतनी डेप्थ में नहीं कराया है। राइट, और 15-15, 20-20 हजार रुपए लोग फीस ले रहे हैं 7-8-10 क्लासेस की। मैंने कहा 7-8-10 क्लास में तो मैं आंसर राइटिंग नहीं सिखा पाऊंगा, ये बात तय है। मुझे थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्किल सिखानी है। ठीक है, थॉट को जनरेट करना ही सबसे कठिन प्रोसेस होता है। इस दिमाग के अंदर से खींच कर निकालना, यानी कुएं में जो है बाल्टी गिर पड़ी है, अब खींच के उसको हमें निकालना है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर, ये मेरे स्टूडेंट ने बहुत प्रेशराइज किया, मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, टाल रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जा सकूं, बट नहीं, अब जो है वो बकरे की बात कब तक खैर मनाएगी, तो मैं कब तक जो है वो बच के भागूंगा। वापस इस बैच को लेकर मैं आ चुका हूं। तो आप अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि हम लोग आंदोलन में जुड़े वैसे यहां पर भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग के बिना कोई भी काम नहीं होगा। और कई बच्चे ये जानते हैं, एनसीईआरटी के बच्चे भी जानते हैं कि इतना अच्छा, इतना डेप्थ में जाकर पढ़ाने के बावजूद, ज्यादा समय लेने के बावजूद जो टेस्ट पेपर हुए उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। वो जानते, मैं जानता हूं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सारे जो है वो क्वेश्चन क्लास नोट से थे, वो जान रहे थे इसका आंसर कैसे लिखना है, फिर भी वो जो है अच्छे आंसर नहीं लिख पाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम, जहां पर आपको इसका जो है सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और अभी समय रहते सोचना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, मोटर एक्टिविटी 1 या 2 दिन में क्रिएट नहीं होती, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत इसमें समय लगता है अपनी मांसपेशियों को अभ्यास में लेकर आने का। और कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में तो आप बहुत अच्छे हैं, टीचर आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन आप एक छोटी सी कमी, एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यूपीएससी मेंस को क्वालिफाई करने का या यूपीएससी को क्वालिफाई करने की जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ अगर लगी और कहीं उसको अपनी छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद ना कर बैठे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। उसकी कीमत आप नहीं चुका पाएंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। वो रिग्रेट कभी आपके जो है वो हाथ से नहीं निकलेगा। भले चाहे 1-2 साल बाद आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन आप अपने साथ वालों के जूनियर कहलाएंगे। आपका प्रमोशन उनके बाद होगा, उनको आपको सर बोलना पड़ेगा। उस समय आपको उसकी कीमत पता चलेगी कि एक्चुअली में यार ये थोड़ा सा पैसा बचाया था, लेकिन ये हमें निपटा के चला गया। राइट है दोस्तों, जुड़े रहिए।